नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनीष। K2 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, जो कि उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि यह काल अपने आप में पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्यों को संजोए हुए है। आइए आज बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे कप मार्क की। कप मार्क की अगर हम बात करें तो कप मार्क कुछ और नहीं है, ओखली जैसे उथले गड्ढे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का जो मध्य हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, शिलाखंड हैं, उन पर खोदकर, अब मानव द्वारा खोदा होगा जैसे, खोदकर ओखली जैसे उथले गड्ढे, मैं पहले भी बता चुका हूं, इस टाइप के कम गहरे ओखली जैसे उथले गड्ढे मिले हैं मानव निर्मित, जिन्हें पुरातत्व शास्त्र की भाषा में कप मार्क यानी कि कप का निशान कहा है। आप यहां देख सकते हैं परिभाषा में कि उत्तराखंड के विशाल शिलाखंडों काटकर मानव द्वारा निर्मित ओखली जैसे गड्ढे पाए गए हैं। और मैंने बताया कि आर्कियोलॉजी की लैंग्वेज में, पुरातत्व शास्त्र की भाषा में उसे कप मार्क कहते हैं। प्रयोग व कालक्रम को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अब देखिए यहां पर दूसरी और महत्वपूर्ण बात। पहली बात है प्रयोग को लेकर। विद्वान इसका प्रयोग क्या था, इस पर कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाया। ये पता है कि यहां मिले हैं, मानव निर्मित हैं, लेकिन यूज क्या था, इस्तेमाल क्या था, नहीं पता। पहली बात आपके लिए। दूसरी बात है कालक्रम, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या था। अब आप कहेंगे सर कि आप आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ा रहे हैं, तो आद्य ऐतिहासिक कालीन है। जी हां, बिल्कुल है। लेकिन उत्तराखंड के विद्वानों का एक बहुत बड़ा जो धड़ा है, एक ग्रुप ऑफ आपका स्कॉलर है, वो इसको प्राक ऐतिहासिक काल की अंतिम अवस्था से जोड़ता है। और जो धड़ा ऐसा करता है वो आपका इन जगहों से मिले जो अवशेष हैं, इनमें जैसे कि आपका मैंने देवी धुरा चंपावत की अगर हम बात करें, तो यहां से जो अवशेष मिले हैं उनकी तुलना वो बुर्जहोम के नवपाषाणिक स्थलों, यानी कि बुर्जहोम जो कश्मीर में स्थित है, वहां के समान, वहां गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। वो कहता है कि यहां पर भी उससे मिलते जुलते साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। लेकिन विद्वानों का जो बड़ा समूह उस बात को नकारता है और आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसमें रखता है। जैसे कि यशवंत सिंह कटौच हो गए, डॉक्टर अजय सिंह रावत हो गए, डॉक्टर आपका मठपाल व अन्य हो गए, इन सब का मानना है कि ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां से समाधियां भी मिली हैं और कप मार्क भी मिले हैं। कप मार्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कप मार्क जो हैं वो देवी धुरा जगह पड़ेगी चंपावत जनपद में। वहां पर 1856 में हेलवुड महोदय ने खोजे। तो पूछा जाएगा कि कप मार्क क्या है, तो आप जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड में मानव निर्मित ओखली जैसे गड्ढे। प्रयोग के विषय में हमें नहीं पता। साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि सबसे पहले उत्तराखंड में कप मार्क कहां मिले हैं, तो मैंने देवी धुरा चंपावत किसने खोजे ये बता दिया, कब खोजे ये बता दिया। इसी प्रकार के प्रश्न ग्रुप सी में बनते हैं। आप सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी हैं, आप पुरातत्व शास्त्र नहीं पढ़ रहे। अगर मैं बात करूं तो इसी प्रकार की दूसरी और बड़ी और अब तक की सबसे बड़ी खोज जो है वो कप मार्क की, वो 1877 में रिवेट कार्नर नाम के विद्वान हैं, द्वारा हाट के पास चंद्रेश्वर मंदिर समूह के अहाता जो है वहां पर पंक्ति में 200 कप मार्क जो हैं उसके पास से प्राप्त हुए। क्लियर हो गई बात। अब तक सबसे बड़ा कप मार्कों का समूह प्राप्त हुआ है तो यहां से। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यशोधर मठपाल ने खोजे हैं, आपका नौला ग्राम पड़ेगा आपका पश्चिमी रामगंगा नदी की घाटी में, वहां से। या फिर अगर डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच की बात करें तो उन्होंने गढ़वाल के गोपेश्वर के मंडल से, और इसी प्रकार आपका पश्चिमी न्यार नदी की घाटी जो गढ़वाल में है
वहां पर आपका ग्वाड़ जगह पड़ेगी, वहां से कपमार्क खोजे हैं। अब मैं समझता हूं कि कपमार्क से इससे आगे का सवाल नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं अगला, वो है ताम्र निखित संस्कृतियां। ताम्र निखित संस्कृतियां क्या हैं, ये पहले ये समझना जरूरी है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में हमें पता लगा, और उनके बारे में जो कुछ हमें पता लगा और औरों से जो उन्हें अलग करता है वह उनके द्वारा तांबे की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाना, यानी कि वहां से तांबे की वस्तुएं मिली हैं जहां वो संस्कृति मिली, इसलिए उनको तांबे का ढेर रखने वाली या तांबा रखने वाली संस्कृति कह दिया। यही ताम्र निखित संस्कृतियां हैं। अगर भारतीय इतिहास की बात करें या विश्व इतिहास में, तो आप ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के रूप में जाते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी थी, उसके समानांतर भी थी, उसके बाद भी देखी गई। यह आपका उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल में ताम्र निखित या ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है उसके साक्ष्य मिले। पाषाणिक इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि पाषाण उपकरण यहाँ पर नहीं प्राप्त हुए। इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पहला स्थल है आपका बहादुराबाद हरिद्वार। गंगा नहर की खुदाई का कार्य चल रहा था और 1981 में बहादुराबाद से आपका पता लगा कि भैया यहां पर कोई संस्कृति है, यहां पर कोई साक्ष्य। 53 में यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने तो आपका सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीर पूरे हिंडन नदी किनारा वाला, वहां सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था ना, यज्ञदत्त शर्मा आप पहचानते हैं। इन्होंने क्या किया कि 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में यहां पर उत्खनन का मतलब होता है एक्सक्लेवेशन, यानी कि खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहां से दोस्तों प्राप्त वस्तुओं में तांबे का भाला, स्पीयर हेड जिसे कहते हैं, जेवलिन अगर बड़ा भाला जेवलिन, हारपून अगर मछली पकड़ने का भाला है, छोटा चौड़ा भाला तो उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो तांबे का बना होता है, तो तांबे का भाला अग्र यानी कि भाले का अग्र अगला हिस्सा प्राप्त हुआ। तांबे की चूड़ी, अब चूड़ी कह लीजिए, हमें नहीं पता कि वो चूड़ी की तरह हाथ में पहनते थे। अब हाथ में रिंग, रिंग का मतलब उंगली की रिंग नहीं है, वो हाथ में आपका ये जो कलाई है पहनने का रिंग हो सकता है, उसे आप कड़ा कह सकते हैं। ये भी यहां से प्राप्त हुआ। अब तांबे की वस्तुओं की प्राप्ति आपको दिखा रही है, इसलिए तांबे का ढेर रखने वाली संस्कृति तो ताम्र निखित संस्कृति, कॉपर हेडेड कल्चर। अगर मैं बात करूं तो यहां से लोहित मृदभांड, लोहित का मतलब था रेड पॉटरी मिली है, यहां से ब्लडिश रेड यानी कि खून जैसी लाल, तो लोहित मृदभांड हिंदी में कह देते हैं, अपने आप में विशिष्ट है। कुछ विद्वान ने गैरिक मृदभांड यानी कि ओसीडब्ल्यू से भी जोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों आपका यज्ञदत्त शर्मा इस बात को नकारते हैं। वो कहते हैं कि यहां से प्राप्त मृदभांड जो है वो आपका ढंग से पके हुए नहीं है, और ऋग्वैदिक सभ्यता के जो ओसीडब्ल्यू ऑर्चिड कलरवेयर हैं उनसे इनकी समानता नहीं है। तो दोस्तों जिसने एक्सक्लेवेशन किया है हम उनके मत के साथ जाएंगे और यहां से कहेंगे कि लोहित मृदभांड या रेड पॉटरी प्राप्त हुई है। वैसे भी आपका भारत में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मृदभांड काला लाल मृदभांड रहा है। खैर, अब ताम्र निखित संस्कृतियों से संबंधित ही ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं, जो कि बनकोट पिथौरागढ़, नैनी पातल पिथौरागढ़, ये ध्यान रखना ये आपका पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ मुख्यालय से, पिथौरागढ़ मतलब ये आपका पिथौरागढ़ से कुछ दूरी पर है, ये पिथौरागढ़ नगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये अल्मोड़ा जनपद में आपका प्राप्त हुए हैं। ये 3 पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं। बनकोट की अगर मैं बात करूं तो बनकोट से आपका 1989 में 8 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं। देखिए ये 8 और ये मैंने क्या कह दिया, ताम्र मानवाकृतियां, और आपकी परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब अगर पूछा जाए कि ये 8 ताम्र मानवाकृतियां जो प्राप्त हुई हैं बनकोट पिथौरागढ़ से, इनका संबंध है, तो उत्तराखंड के अधिकांश विद्वान उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में इसको इंगित करते हैं। अब कब प्राप्त हुई ये प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया। ऐसे ही 5 आकृतियां पिथौरागढ़ के नैनीपातल से प्राप्त हुई हैं और एक आकृति आपका अल्मोड़ा से प्राप्त। अब ये आकृति देखिए दोस्तों, इसकी ना कुछ शेप ऐसे है। अब देखने में तो हाथ भी लग रहे हैं और पैर भी लग रहा है, लेकिन यहां का हिस्सा देखिए तो ये ऐसा है, ये कुल्हाड़ी है। अब ना तो इससे कोई हमला किया जा सकता है, ना तो इससे कोई प्रॉपर काम किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका इन ताम्र मानवाकृतियों के प्रयोग को लेकर विद्वान जो हैं
विद्वानों में मतभेद है, उनके बीच में क्या है, डिस्प्यूट है, विवाद है। भैया कोई कहता है कि ये इसलिए यूज होता था, कोई कहता है कुछ ही और काम के लिए। इसमें जो मुख्य विद्वान हैं, रशियन हस्बैंड वाइफ हैं, हिस्टोरियन हैं, नाम है ब्रिजेंट और रेमंड अल्चिन। मैंने यहां अल्चिन लिखा हुआ है, अल्चिन दंपति या अल्चिन, ब्रिजेंट अल्चिन, रेमंड अल्चिन। इनकी किताब है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इन्होंने अपनी पुस्तक द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसमें दोस्तों आपका इसे याज्ञिक कुठार कहा है। उन्होंने कहा भैया इसका और कोई यूज नहीं हो सकता, ये जब यज्ञ या कोई पूजा पाठ करते होंगे या जो भी उनका रिचुअल रहता होगा उस समय इसको रखते होंगे, इसके अलावा देखिए कि इसका कोई और यूज नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसको कम से कम अगर हाँ ना कहें तो नकार तो नहीं सकते, हमें एक व्यू चुनना पड़ेगा, लेकिन हम ब्रिजेंट और रेमंड अल्चिन के व्यू को हम नकार नहीं सकते। दूसरे आपका डीपी शर्मा, ध्यान रखना डीडी शर्मा नहीं, वो अलग है, ये डीपी शर्मा है। डीपी शर्मा कहते हैं ये स्कंद कुठार है। स्कंद का मतलब हमला करना भी होता है, स्कंद का मतलब यहां पर कंधे से भी होता है। स्कंद कुठार का मतलब हुआ कंधे पर रखने की कुल्हाड़ी या हमला करने की कुल्हाड़ी, और जाहिर सी बात है कि कंधे पर तभी रखते हैं जब मूवमेंट एकदम परफेक्ट और तुरंत हो। अब ये भी अगर आप देखेंगे तो एक मत माना भी जा सकता है, लेकिन इसकी आकृति देख के तो नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक ये किसी हमले या हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरी बात यहां पर आती है, जोशी कह दिया मैंने, ये आपका डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी हैं, एमपी जोशी महोदय, बड़े भारी स्कॉलर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और इनका व्यू सबसे ज्यादा मान्य है। इनका कहना है कि ये अनुष्ठानिक परशु पुरुष है, अनुष्ठानिक पर्सोनिफाइड मानव, यानी कि आपका अनुष्ठान में रखा जाने वाला फरसा मानव। उन्होंने सिर्फ यज्ञ से जोड़ा, इन्होंने अनुष्ठान से जोड़ दिया। अब इनका व्यू कि ये फरसा पुरुष है, इसको मान्यता है, सबसे ज्यादा मान्य मत यही है। और आपकी किताबों में, आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया कि ताम्र मानवाकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं, बनकोट पिथौरागढ़ से। अब मानव आकृति शब्द किसने दिया है, तो प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद जोशी ने दिया है। अब आप अगर कहेंगे, व्यू आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बनकोट पिथौरागढ़ या नैनी पातल या उत्तराखंड से प्राप्त जो तांबे की बनी आकृति है, मानवाकृतियां आद्य ऐतिहासिक कालीन, उसे किसने अनुष्ठानिक परशु पुरुष कहा है, तो प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद जोशी ने कहा है। मित्रों ये आप बात समझे। अगली बात करते हैं, इसमें अगले पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला जो हम यहां पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित, वो हम बात करेंगे ताम्र निखित संस्कृति की। अब ये ताम्र निखित संस्कृति क्या है? ताम्र निखित महापाषाणिक संस्कृतियों की। महापाषाणिक संस्कृति, साक्ष्य। पहले आप ये समझिए कि महापाषाणिक संस्कृति क्या है, साक्ष्य तो तब पता लगेगा। दोस्तों पूरे के पूरे भारत ही नहीं, विश्व में कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं, कुछ ऐसे मानव समूह पाए गए हैं जिनकी पहचान उनके मृतक संस्कार और विशिष्ट प्रकार के मृतक संस्कार से होती है। वो कैसे? कि इनके बारे में कोई पुस्तक में विवरण नहीं है और कोई साक्ष्य नहीं मिला। इन्होंने पत्थर की बनाई है बड़ी बड़ी कब्रें, और कब्र में मानव को दफनाने के साथ साथ उसकी प्रिय वस्तुओं को भी रख दिया। जब ये कब्रें प्रकाश में आई तो इन व्यक्तियों के विषय में, जिनकी ये कब्रें थी, उनके बारे में जो कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है उन बड़ी बड़ी पत्थर की कब्रों से ही प्राप्त होती है। तो अब काल तो आपका आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें ताम्रलिखित संस्कृतियां भी हैं। आगे आप गैरिक मृदभाण, सॉरी आपका चित्रित दूसर मृदभाण संस्कृति भी देखेंगे। तो अलग करने के लिए, इसकी अलग विशेषताओं के लिए इनकी कब्रों के आधार पर इन्हें नाम दिया गया
महापाषाणिक समाधान संस्कृति, अंग्रेजी में कहते हैं मेगालिथिक कल्चर, यानी कि बड़े बड़े पत्थर वाला कल्चर। अब मैंने बता दिया कि कैसे उनकी कब्र के आधार पर ये पता लगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों महापाषाणिक समाधान संस्कृति के साक्ष्य जो उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं, इनमें पहला है मलारी। ये आपका चमोली जनपद में है, गढ़वाल के मलारी। इसके अलावा भी है आपका पश्चिमी रामगंगा नदी की घाटी में प्राप्त हुए हैं, डॉक्टर मठपाल ने खोजे हैं। या इसके अलावा आपका काकड़ी घाट अल्मोड़ा से आपका एक शव पेटिका यानी कि एक मेगालिथिक कल्चर से जुड़ा साक्ष्य प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद जोशी ने खोजा, आदि आदि। लेकिन मलारी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलारी की बात करें दोस्तों, तो मलारी में जो महापाषाणिक संस्कृति है, साक्ष्य जो है या महापाषाणिक संस्कृति की जो साक्ष्य है, वो आपका 1956 में आपका शिव प्रसाद डबराल ने खोजे। शिव प्रसाद डबराल। हालांकि इन्हें ये पूरा खुलासा नहीं था, इन्हें पता नहीं था कि ये मेगालिथिक कल्चर से जुड़े साक्ष्य, लेकिन हाँ इतनी बात इनको क्लियर थी कि ये उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि मलारी से प्राप्त उत्तराखंड के इतिहास के प्राचीन साक्ष्य संबंधित हैं, तो आप कहेंगे महापाषाणिक समाधान संस्कृति से। कौन प्रकाश में लाया सर्वप्रथम? तो सन 1956 में शिव प्रसाद डबराल इसे प्रकाश में लाया। अब यहां पर होता है दोस्तों आपका उत्खनन। उत्खनन समझते हैं एक्सक्लेवेशन, और ये करेंगे आपकी HNB हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का पुरातत्व विभाग। अब ये जो सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण दो भागों में होगा। पहला जो भाग है वो आपका 1983 टू आपका 2001 का है, और दूसरा पार्ट जो है वो आपका 2002 का है, सेकंड एक्सक्लेवेशन। पहला जो सर्वेक्षण होता है यहां से, तो कुछ एक मृदभांड यहां से मिलेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहां से मिलेगा आपका यहां एक जीबू का कंकाल। जीबू का मतलब है वृषभ, बैल जिसे आप कहते हैं। और ये कैसा, ये हिमालयन प्रकार का बैल है, जैसे याक टाइप हुआ, उसके साक्ष्य यहां से। लेकिन 2002 में यहां पर जब व्यापक सर्वेक्षण होगा तो यहां से बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। उसमें है दोस्तों आपको एक कब्र मिलेगी, उसमें एक पूर्ण मानव कंकाल, पूर्ण मानव कंकाल। पहली बात तो ये, अब ध्यान रखना ये मानव कंकाल की कुछ विशेषताएं भी होंगी। पहली बार पूरा का पूरा मानव कंकाल मिला है पूरी सुरक्षित अवस्था में। इसके अलावा दोस्तों यहां से मिले हैं 10 आकर्षक मृदभांड। मृदभांड 10 आकर्षक मृदभांड। मृदभांड को मतलब मिट्टी के बर्तन, और इनकी विशेषता समझ लीजिए कि ये आपका हाथी व नलकी युक्त है। नलकी, हाथी व नलकी समझते हैं आप? ये देखिए, अगर सपोज ये कोई मिट्टी का बर्तन है, इसमें हैंडल लगा हुआ, ये हुई हाथी, और इसमें इस तरीके से टोंटी लगी हुई है, तो ये हुई नलकी। अपने आप में तकनीकी विकास को दर्शाता है, और पूरे में पूरे इस कालक्रम में ऐसे उन्नत बर्तन
कहीं आसपास देखने को नहीं मिल रहे। ऐसे बर्तन मिले हैं पाकिस्तान की स्वात नदी की घाटी में, जो आपका इस समय जो सभ्यता पनपी थी वहां लिखे थे। परीक्षा में पूछा गया है एक बार कि पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान मिट्टी के बर्तन कहां से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों मलारी से प्राप्त हुए हैं। यह हथी व नलकी युक्त आकर्षक मृदभांड कहां से प्राप्त हुए हैं, तो यह मलारी से प्राप्त हुए हैं। इतनी बात क्लियर हुई। मोनाल का चित्र अंकित है, दूसरी विशेषता इस बर्तनों की। अगली बात जो यहां से महत्वपूर्ण है वो है आपका 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखाबा। ये परीक्षा में पूछा गया है और ध्यान रखना 2002 में प्राप्त हुआ है। 5.2 केजी का सोने का मुखौटा यहां से प्राप्त हुआ है। ये परीक्षा में ये सवाल भी पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया, लेकिन ये डेट कभी नहीं पूछी गई है। ठीक है, मलारी कहां स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां के साक्ष्यों में, इसके अलावा यहां से कांसे का कटोरा प्राप्त हुआ है। यहां पर जो ये शव मिला है इसकी अपनी विशेषता है, पूर्ण मानव कंकाल। पहली बार तो ये औंधे मुंह लेटाया गया। औंधा समझते हैं, मुंदा, उल्टा। और ये विशेषता जो है वो मध्य एशिया के पशुचारक समाज में देखने को मिलती है। विद्वान इनका संबंध उस क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यापक साक्ष्यों के अभाव में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कुछ व्यूज को लेकर के आपका ट्रेंड में रहे हैं, जैसे आपका राहुल सांस्कृतायन कहते हैं कि मलारी से प्राप्त जो शवाधान है ये खस जो थे उनकी कब्र हैं, खसों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और एचडी संकलिया कहते हैं कि ये आपका आर्यों की समाधियां थी, यानी कि आर्य जो वैदिक आर्य थे उनकी समाधियां थी। जबकि अभी तक जो इतिहास का ज्ञान में प्राप्त हुआ है उससे ये पता लगता है कि यमुना नदी के पार, यानी कि आपका जो वर्तमान उत्तर भारतीय जो क्षेत्र है आपका, अगर राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्से को छोड़ दें, राजस्थान वाले पोर्शन को और हरियाणा को छोड़ दें, तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक संस्कृति का प्रसार न तो आपका उत्तर प्रदेश का जो गंगा यमुना का दुआब है वहां पर हुआ था और ना ही आपका उत्तराखंड में हुआ था। हालांकि हरिराम धस्माना, भजन सिंह आदि ये वैदिक संस्कृति का जन्म उत्तराखंड की भूमि पर मानते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो शोध हैं वो इस बात को नकारते हैं। मित्रों, क्लियर हो गई बात। अगर मैं बात करूं तो आपका एचडी संकलिया नाम के इतिहासकार हैं। उन्होंने जो आर्य संस्कृति का जो मामला दिया वो कुछ एक तथ्यों पर आधारित है, जैसे कि कौशिक के ब्राह्मण में आपका वाणी की देवी सरस्वती का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया। तो कहते हैं कि यहीं से निकली थी और यहीं आर्यों का क्षेत्र था और यही आगे हरिराम धस्माना, भजन सिंह भी इन्हीं के व्यू को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये मत खंडित है। अब अगर आप देखो महापाषाणिक समाधान संस्कृति के साक्ष्य, तो ये आपका पश्चिमी रामगंगा की घाटी, इसमें दोस्तों आपका नौला ग्राम यहां इसके आसपास मिला है। या फिर कहें तो आपका अल्मोड़ा के दीना पानी, ये भी अल्मोड़ा में ही है। इसके अलावा आपका काकड़ी घाट, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक, ये जो ऊपर वाले दो हैं ये तो आपका मठपाल जी जो हैं, यशोधर मठपाल, उन्होंने यहां व्यापक शोध कार्य किया है। और काकड़ी घाट जो है यहां पर एक महापाषाणिक शव पेटिका की खोज जो है वो आपका MP जोशी द्वारा की गई है, महेश्वर प्रसाद जोशी। अब परीक्षा में कैसे भी प्रश्न आए, आप हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम है। देखिए प्रश्नों की तरह अगर देखें तो मलारी के पुरातात्विक अवशेषों का संबंध है उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल से। सर्वप्रथम प्रकाश में आए 1956 में। कौन लाया? शिव प्रसाद डबरा।
व्यापक शोध कार्य किया गया सर्वप्रथम तो HNB द्वारा। क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो आपका जीबू यानी कि हिमालयन वृषभ का कंकाल, द्वितीय सर्वेक्षण में एक संपूर्ण नर कंकाल, 10 आकर्षक मृदभांड जो हत्ती व नल की युक्त हैं और पाकिस्तान की स्वात घाटी के मृदभांडों से समानता रखते हैं। 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है जो कि उस कंकाल, उस शव जो पेटी का प्राप्त हुआ उसके मुंह पर था। दोस्तों इन सारे अवशेषों को देख करके एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि इस काल में मानव ने मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा जो है उसे विकसित कर लिया था। भाई कहां गया मानव? यानी कि था, कहीं चला गया, वो फिर जीवित हो सकता है। तो संकल्पना के कारण यह दफनाने की प्रवृत्ति और हमारे लिए वो इतिहास के खुलासा या उसके साक्ष्य के रूप में सामने आया। तो ऐसे ही आपका कुछ लिमिटेड आपका काकड़ी घाट से MP जोशी ने और दीना पानी और नौला ग्राम से आपका यशोधर मठपाल ने आपका प्राप्त किए हैं। मैं जितना हो सकता है उतना संक्षेप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए बात करते हैं अगली इस काल से संबंधित। अगली अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में जो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है आपका चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति साक्ष्य। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति साक्ष्य। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति साक्ष्य। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, इसको आपका PGW कल्चर भी कहते हैं। अब पहले समझ लीजिए है क्या। दोस्तों इतिहास में संस्कृतियों को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों के आधार पर भी पहचाना जाता है। जैसे कि लाल मृदभांड संस्कृति, लाल काले मृदभांड संस्कृति, पीले मृदभांड संस्कृति, या फिर ऋग्वैदिक काल की बात करें, सीधा मुद्दे पर आते हैं तो ऋग्वैदिक काल में OCW ऑर्चिड कलरवेयर जिसे आप गैरिक मृदभांड कहते हैं का व्यापक प्रयोग था, साथ में तांबे का प्रयोग। किंतु उत्तर वैदिक काल में आकर के चित्रित धूसर मृदभांड आर्य संस्कृति के प्रतीक बने या आर्यों द्वारा इनका प्रयोग किया गया। अब जहां जहां चित्रित धूसर मृदभांड और लोहा मिलेगा इसका मतलब है कि वैदिक आर्य संस्कृति का प्रसार उस क्षेत्र में हो चुका था। देखिए अब हमारे सारे के सारे आयाम जो हैं वो खुल चुके हैं। अगर ये मृदभांड यहां आद्य ऐतिहासिक काल में दिखाई दे रहा है इसका मतलब उत्तराखंड में वैदिक आर्य संस्कृति का प्रसार पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आद्य ऐतिहासिक कालीन ठहरता। हालांकि साहित्यिक साक्ष्यों का विवरण अलग है, चर्चा मिलेगी ऋग्वेद में, लेकिन अगर पुरातत्व की बात करें तो मामला ये है। लोहे के प्रयोग का भी प्राचीनतम, जो कि इसी बर्तन के साथ में से पहले हमने लोहे के हथियारों और औजारों की बात नहीं करी, उत्तराखंड में पहला प्रयोग आपका इसी टाइम पीरियड में और इन्हीं बर्तनों के साथ आपको मिले। अब इससे संबंधित अगर स्थलों की बात करें, स्थल या कहें तो स्थान, तो इनमें दोस्तों है आपका अलकनंदा की घाटी में थापली, ये थापली नाम का स्थल है। दोस्तों ये जो थापली है ये आपका श्रीनगर, पौड़ी पड़ता श्रीनगर के पास है। यहां से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनमें आड़ी और सीधी लाल बर्तनों पर काली रेखाएं हैं, तस्तरियां मिली हैं, माणा मिला है। माणा का मतलब मणका नहीं कहा, माणा कहा। माणा का मतलब होता है बर्तन, डिब्बी, डिबली। इसके अलावा यहां से लोहे की छुरियां मिली हैं। देखिए पहली बार लोहे के हथियार प्राप्ति का मैंने यहां पर आपको उल्लेख बताया। आदि
बहुत बहुत यहाँ से चित्र प्राप्त हुए, टेराकोटा भी प्राप्त हुए, लेकिन आपको उतना नहीं जानना, आप सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका अगर मैं बात करूं तो यमुना की सहायक कमल घाट जो है, कमल घाट का जो क्षेत्र है वहां पे जगह पड़ेगी आपका पुरोला, यहां से भी दोस्तों आपका प्राप्त हुआ है। तो ये जो पुरोला है ये उत्तरकाशी जनपद में है। अब पुरोला की अगर बात करें तो यहां से भी चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति अगर उत्तर वैदिक कालीन आप मानेंगे तो उसके साथ लौह उपकरणों का होना जरूरी है, ऐसा देखा गया है। लेकिन पुरोला में धातु उपकरणों का अभाव है, ये विशेषता अगर आपसे कभी कोई पूछे तो आप इस बात को समझते रहिए, क्योंकि अपना अपवाद जैसा है ये, और कारण है क्षेत्रीय स्तर पर लोहा जो परिशोधन तकनीक है उसका न होना। हालांकि अगर गढ़वाल की आप बात करें और कुमाऊं की आप बात करें तो यहाँ पर आपका टमटा और आगरी जाति के लोग, परीक्षा में पूछा जाएगा, तो टमटा जाति के लोग आपका तांबे और पीतल का काम करेंगे और आप वर्तमान में भी कर रहे हैं, और आगरी जाति के लोग जो हैं ये आपका लोहा खनन जो है उसका कार्य करेंगे। अगर सोने की बात करें तो आपका धुनार यानी कि जो आपका नदियों के किनारे रहने वाली जाति थी वो सोना परिशोधन निकालने का काम करती थी, वो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए। तो आप सीधा सवाल आपका ये हुआ। इसके अलावा पश्चिमी राम गंगा की घाटी, बस ये आपको स्थल समझना है। उसमें भी आपका श्रीनगर और पुरोला से सवाल आ सकता है कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। विशेषता क्या है तो आपका लोहे का प्रयोग, और दूसरी विशेषता अगर आप देखेंगे तो वह है उत्तर वैदिक आर्य संस्कृति के प्रसार का पुरातात्विक साक्ष्य। ये दो बातें आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे स्थल कर करके इनको मेंशन यहाँ पे कर दिए। तो मित्रों यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल का पुरातात्विक साक्ष्य वाला भाग खत्म होता है। सब बहुत बहुत और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा परीक्षा में आने वाला साहित्यिक विवरण, जिसमें हम ऋग्वेद में उत्तराखंड की चर्चा, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर बात करेंगे और अन्य की बात करेंगे, उस पर हम जाने वाले हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अपने मित्रों को बताएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी वीडियो रेगुलर आपका डालता रहूँगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें अगर मैं आपको पढ़ाने लायक हूँ तो। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।